कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनट में। तो डाउटनट में भौतिक विज्ञान में सरल रेखा में गति हम पढ़ रहे थे। अब सरल रेखा में गति में आज लेक्चर नंबर 7। क्या ये इस क्लास का या इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है? नहीं, हम एक और लेक्चर करेंगे जिसमें हम अपेक्षित गति पर और सवाल करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में करेंगे बेटा। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। विराम और गति पढ़ लिया, दूरी और विस्थापन, उसके बाद में चाल और वेग, फिर त्वरण। त्वरण में हमने देखा गति के समीकरण, है ना, त्वरण से ही मिलकर गति के समीकरण बनते हैं। फिर उसी में हमने एक समान गति एक समान त्वरण समझा, उसी के फिर हमने गुरुत्व के अधीन गति पे सवाल करे पिछली क्लासेस में। फिर हमने गति का आलेखीय विश्लेषण देखा बेटा। क्या देखा? गति का आलेखीय विश्लेषण। और अब हम अपेक्षित गति भी देखेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में थोड़ा स्टार्ट करेंगे अपेक्षित गति क्या होता है, इसका फील लेंगे और अगली क्लास में इस पर फिर सवाल करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में पहले आलेखीय विश्लेषण पर उदाहरण करने वाले हैं हम और उसके साथ साथ अपेक्षित गति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उदाहरणों के साथ ही हम क्लास को शुरू करेंगे। आज पूरी क्लास में मतलब स्टार्टिंग के 20-25 मिनट तक हर बार जैसा हम करते हैं थोड़े से उदाहरण अगली क्लास के लिए भी रखते हैं ताकि बढ़िया रिवीजन होता रहे हमारा। तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या पढ़ा था एक बार फटाक से रिवाइज करवा देता हूं बेटा। हमको पता है कि सर ये एक्स, वी और ए में जो संबंध होता है आपने 1000 बार बता दिया है कि एक्स, वी और ए में संबंध क्या होता है। यहां पर अगर आप अवकलन करोगे dx बटा dt तो v मिल जाएगा, उसी प्रकार से v का अवकलन करोगे तो dv बटा dt से त्वरण ज्ञात हो जाएगा। त्वरण से फिर अगर आपने मान के चलो समाकलन करा a dt का तो आपको वेग में परिवर्तन मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपने फिर यहाँ पर v dt का समाकलन करा तो आपको विस्थापन मिलेगा या स्थिति में परिवर्तन मिलेगा, है ना। तो इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए हमने समझा था कि सर अगर एक्सटी ग्राफ हो तो एक्सटी ग्राफ की जो ढाल होती है, एक्सटी ग्राफ की ढाल से हमें वेग ज्ञात होता है। और वो वेग कौन सा होता है ध्यान रखना, अगर एक्सटी ग्राफ है कैसा भी ग्राफ है तो उसका अगर अपने वेग ज्ञात कर किसी क्षण पर तो वो ताक्षणिक होता है बेटा। तो वो ताक्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं हम ऐसे। इसी प्रकार से अगर हमने वीटी ग्राफ देखा बेटा तो वीटी ग्राफ की जगह क्या होगा भैया, वीटी ग्राफ के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर वीटी ग्राफ के ढाल से हमें त्वरण ज्ञात होता है, यह भी ताक्षणिक होगा। इसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पर वीटी ग्राफ में ही क्षेत्रफल देखा, क्या देखा, क्षेत्रफल मतलब वीटी का क्षेत्रफल हमें क्या देगा, वीटी के क्षेत्रफल से हमें विस्थापन या स्थिति में परिवर्तन मिलता है। और इसी प्रकार से अगर हमने एटी ग्राफ देखा बेटा तो एटी ग्राफ के ढाल से कुछ नहीं मिलेगा, एटी ग्राफ के क्षेत्रफल से हमें क्या मिलता है, एटी ग्राफ के क्षेत्रफल से सर जी हमें मिलता है वेग में परिवर्तन। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमने सीखी, हमें पता है। चलो भैया, तो सवालों के साथ ही शुरुआत करते हैं। अब कल हमने जो सवाल करते हैं उसमें ज्यादातर एक्सटी ग्राफ थे, है ना। अब हम उसमें ही दूसरे और प्रकार के ग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। मान के चलो मुझे एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है ना, वीटी ग्राफ दिया गया है, अधिकतम त्वरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बेटा, अधिकतम त्वरण। वो आपसे विस्थापन वगैरह भी पूछ सकता था, विस्थापन के क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, त्वरण के लिए ढाल निकालना होगी। तो अब ये सोचो ढाल अधिकतम कहाँ होगी, है ना, ढाल अधिकतम कहाँ होगी। या अगर ढाल निकालने में समस्या आती है तो आप ऐसा भी समझ सकते हो सर कि यहाँ पर ये वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, एक समान रूप से घट रहा है, एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो हम इसमें गति के समीकरण भी लगा सकते हैं, है ना। बात बराबर ही है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर समय, एक बार हम पूरा करके देखेंगे, हमें दिख रहा है, मुझे आंसर साफ दिख रहा है कि यार यहाँ पर ढाल अधिकतम है सर, अधिकतम ढाल है मतलब त्वरण अधिकतम यहाँ होगा, लेकिन फिर भी हम हर जगह का त्वरण निकाल कर बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो ऐसे ही t बराबर 0 से t बराबर 20 सेकंड के लिए क्या होगा। तो सर t बराबर 0 से t बराबर 20 सेकंड के लिए देखो दो तरीके से बताऊंगा, ढाल से भी बताऊंगा, आंसर वही आएगा और लगेगा भी वही किया है, लेकिन एक बार दोनों का तरीका देख लेते हैं। अगर ढाल से देखूंगा मैं तो सर ढाल होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसका लंब, इस त्रिभुज में अगर मैं लंब देखूंगा तो लंब कितना हो जाएगा, ये सर हो जाएगा 20 बटा आधार। आधार कितना है 20, तो ये आ गया 1, मतलब त्वरण जो आया इसका वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर
ऐसा सोचता कि v बराबर u प्लस ए टी हर जगह लगा सकता हूं क्या? नहीं, जब सरल रेखा होगी तभी लगा सकता हूं, क्योंकि सरल रेखा होगी तभी नियत त्वरण होगा। तो यहां पर अंतिम वेग कितना हो चुका है? 20। प्रारंभिक वेग कितना है? 0 प्लस a निकालना है और समय कितना है? 20। लो भैया, ये हो गया 20 बराबर a इंटू 20, तो a का मान आ गया यहां से 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो मैंने बोला था ना, लगेगा वही होगा वही, है ना, बस तरीका सोच पहली स्टेप जो है वो अलग अलग है दोनों से। अच्छा सर, ऐसे ही अगर मैं देखूं t बराबर 20 सेकंड से t बराबर 30 सेकंड तक, तो यहां पर त्वरण तो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? वेग नियत है। अच्छा, t बराबर 30 सेकंड से t बराबर 40 सेकंड के लिए देखते हैं, तो यहां पर समय अंतराल जो है, देख बालक ध्यान से, समय अंतराल जो है वो 10 सेकंड का है और प्रारंभिक वेग 20 है, अंतिम वेग है 80। तो दोनों तरीके से चाहे तो कर सकते हैं। v बराबर u प्लस ए टी से अंतिम वेग हो गया 80, प्रारंभिक वेग कितना है? 20 प्लस त्वरण निकालना है हमें और समय कितना है? 10 सेकंड। तो ग्राफ से हमने निकाला सब कुछ, है ना। ये क्या हो जाएगा? 80 माइनस 20 बराबर a इंटू 10। तो यहां पर आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 60 बटा 10, मतलब कि हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ जाएगा। क्लियर है? छोटी सी बात है ना। कितना आ गया? ये 6 हो गया है। ये त्वरण का मान आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, अब ऐसे ही अगर हम बात करें, 20 से 30 से 40 सेकंड के लिए क्या सर हम ढाल से निकाल सकते थे? बिल्कुल बेटा, देखिए इस त्रिभुज में ढाल सोचो तो क्या करना पड़ेगा? फिर से लंब बटे आधार। तो ढाल क्या होगा? अरे अगर समीकरण होता तो मैं उसका अवकलन करके ढाल निकालता, लेकिन ये तो क्या त्रिभुज साफ दिख रहा है मुझे। तो इसमें लंब, ये दूरी कितनी होगी? तो सर यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? यहां पर tan थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा लंब। लंब कितना है? लंब है सर 80 माइनस 20 बटा आधार कितना है सर? ये 40 माइनस 30 मतलब 10 हुआ। तो ये हो गया 60 बटा 10 बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ये त्वरण आ जाएगा। बात बराबर ही है, कहां ऐसा पकड़ो तो घुमा कर पकड़ो, बात बराबर है, सब कुछ समान है, ठीक है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं। इसमें तो सर नेगेटिव ढाल है ना। इसमें कैसा ढाल? नेगेटिव है। तो t बराबर, अब मैं एक ही मेथड से करूंगा यार, है ना। t बराबर 40 से t बराबर 80 तक, 80 सेकंड तक क्या हुआ इसमें सोचो। तो प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है सर? प्रारंभिक वेग तो हमें नहीं पता है। अरे पता है ना मूर्ख बालक, देख यहां से यहां तक का प्रारंभिक वेग देख। जब मैंने देखना शुरू किया, क्या समझाया था मैंने? प्रारंभिक वेग क्या होता है? जहां से देखना शुरू किया तो कब देखा? यहां देखा, मान के 40 सेकंड में देखा, तो यहां पर देखा। तो प्रारंभिक वेग कितना है? 80। तो v बराबर u प्लस ए टी, प्रारंभिक वेग है 80, अंतिम वेग कितना हो गया? अब अंतिम वेग हो गया 0 प्लस a, त्वरण पता नहीं कितना है। समय कितना होगा ये बेटा? ये हो जाएगा 40 सेकंड। अरे आया समझ में? 40 से 80 40 हो गया, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस वाली बात है। तो सर यहाँ से त्वरण का मान निकाल लो, ये हो जाएगा माइनस 80 बटा 40, मतलब माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर ले, ऐसे मत देख मुझे। ये आदमी पता नहीं क्या खा कर आता है कभी कभी, तो एकदम जल्दी जल्दी आंसर निकाल देते हैं। अरे आंसर कितना आ गया, है ना। ओहो, नजर हटी, दुर्घटना घट गई, घट गई दुर्घटना। हाँ, यहाँ वेग सेंटीमीटर प्रति सेकंड में था, तो यहाँ पर हमें जहां जहां हमने त्वरण लिखा है उसको सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। लो भैया, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ, और कहाँ घटी थी दुर्घटना? यहाँ भी घट गई है। टिंग 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 टिंग। चलो, तो हमारा आंसर तो क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें दिख भी रहा था कि यहाँ पे सब बहुत ज्यादा ढाल है, मतलब त्वरण सबसे ज्यादा यही होगा। तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हर एक पार्ट को मैंने आपको करके बता दिया। अगर हमसे वो विस्थापन पूछता तो एरिया निकालते हैं ना। वैसे कुछ सवाल देख लेते हैं। देखो, बोला है सरल रेखा में गतिमान एक पिंड का वेग समय ग्राफ पे ही हम चर्चा कर रहे हैं। 6 सेकंड में पिंड का विस्थापन तथा तय की गई दूरी क्रमशः क्या होगी? तो 6 सेकंड में आपको बताना है। मीटर प्रति सेकंड में, मीटर में आंसर आएगा भैया। तो पहले हम एरिया, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अगर मैंने क्षेत्रफल निकाला t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड में,
तो क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे सर S1 बोल दो इस विस्थापन को, तो वो हो जाएगा 2 गुणा ऊंचाई 4, तो क्या 8 मीटर हो गया है। ऐसे ही t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के लिए देखते हैं, तो वो S2 आ जाएगा। तो S2 कितना आएगा, 2 गुणा -2, अरे ये वेग माइनस में आएंगे, नीचे है तो कहाँ आएंगे, माइनस में आएंगे, तो -2 हो चुका है, तो क्या -4 मीटर। विस्थापन कितना हुआ है, -4 मीटर, मतलब पहले कुछ पॉजिटिव में गया फिर कुछ नेगेटिव में जा रहा है वो। इसी प्रकार से t बराबर 4 सेकंड टू t बराबर 6 सेकंड के लिए अगर हम बात करें, तो S3 कितना हो जाएगा, S3 हो जाएगा 2 गुणा लंब, लंब कितना है यहाँ पर, फिर से 2 है बेटा, तो ये हो गया सर 4 सेकंड। अच्छा, अब आएगा मजा, अब मुझे निकालना है दूरी और विस्थापन। तो अगर मैं दूरी सोचूं, पहले क्या बोला उसने, विस्थापन बोला, चलो विस्थापन सोचते पहले, विस्थापन तब आएगी दूरी, तो विस्थापन में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और विस्थापन में पॉजिटिव नेगेटिव होता है क्या, हाँ होता है, तो विस्थापन आएगा 8 प्लस -4 प्लस 4, मतलब ये हो गया 8 मीटर। लेकिन जब मैं दूरी लिखूंगा बच्चों, क्या लिखूंगा मैं, दूरी, तो दूरी कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दूरी कैसे लिखूंगा, तो दूरी लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो दूरी लिखने के लिए मैंने तो दूरी कैसे लिखूं मैं, तो दूरी लिखने के लिए क्या करना होगा, तो दूरी लिखने के लिए ध्यान से समझो मेरी बात को, दूरी लिखने के लिए हमें करना होगा 8 + 4 + 4, मतलब ये हो गया सर 12 और 4 16 मीटर। सर प्लस क्यों करते हो, क्योंकि विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। दूरी के लिए क्या लिखना होगा यहाँ पर, ये जो दूरी है इसके लिखना पड़ेगा -4 का मॉड, ये हमने आपको सिखाया ही था कि जो विस्थापन होता है उसका मॉड जो होता है वो दूरी होती है, मतलब मैग्नीट्यूड लिखना है हमको, माइनस में जा रहा है तो जाने दो उसे, लेकिन वो चला कितना है ये दूरी होती है। क्लियर है बेटा, तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएंगे 8 और 16। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऐसा सवाल हमने कल एक किया भी था, विस्थापन और समय का ग्राफ दिया हुआ है आपको, बोला है कि गतिशील कण हेतु विस्थापन समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है, किस बिंदु पर कण का ताक्षणिक वेग ऋणात्मक होगा, मतलब किस क्षण पर वेग ऋणात्मक होगा। तो सर ये तो आसान सी बात है, ढाल से पता चलेगा, किससे पता चलेगा, ढाल से पता चलेगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सर यहां पर ढाल कम हुआ 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 0 हो गया, फिर ये नेगेटिव में गया, फिर ये पॉजिटिव में आया, तो नेगेटिव में कब गया, नेगेटिव में यहां पर गया, मतलब ई पर ताक्षणिक वेग नेगेटिव हो जाएगा। आसान सी कहानी। अगला सवाल देखते हैं, ऐसे ही एक और मजेदार सवाल। एक सरल रेखा में गति करते हुए कण का वेग समय ग्राफ दर्शाया गया है, प्रथम 4 सेकंड में कण द्वारा विस्थापन व तय की दूरी ज्ञात करो। एकदम एग्जैक्ट वैसा का वैसा सवाल है ना, हम फटाफट ज्ञात करते हैं, है ना। यहाँ पर अगर हमने बोला भैया इस सवाल में मेहनत भी कम करना है, देखो कैसे, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये 2 मीटर है, ये मतलब 2 सेकंड है, ये भी 2 सेकंड है, ये 2 है और ये भी 2 है, अरे 2 से 4 मतलब 2 हुआ, ये 2 है, ये 2, मतलब ये जो क्षेत्रफल आएंगे वो दोनों बराबर आएंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं t बराबर 0 सेकंड से, यकीन नहीं होता तो करके देख लो, 2 सेकंड में क्षेत्रफल क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर मैं क्षेत्रफल लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, ये हो जाएगा हाफ इंटू लंब कितना है 2, आधार कितना है 2, तो ये आ गया 2 मीटर। तो अगर मैं दूरी लिखूंगा तो 2 + 2 4 हो जाएगी, और विस्थापन लिखूंगा तो 2 - 2 हो जाएगा। अरे यार आसान सी बात है, ये 2 है, ये -2 है, ठीक है, अरे करके देख ले बेटा। तो यहां पर दूरी क्या आएगी, दूरी आ जाएगी सर 2 + -2 का मॉड, या 2 + 2 लिख सकते हो आप, मतलब आ गया 4 मीटर। और विस्थापन क्या आ जाएगा, विस्थापन सर जी विस्थापन होगा 2 - 2, मतलब हो गया 0, 0, नील बटा सन्नाटा, 0। एक और बढ़िया सवाल लेते हैं, है ना, ये बहुत ही रोमांचक सवाल, मतलब ये आखिरी सवालों में से एक है हमारा, फिर हम अपेक्षित गति पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन ये बहुत ही रोमांचक सवाल है। ये सवाल मतलब 90% बच्चों को डाउट है, 99% बच्चों को डाउट रहेगा ना, इसलिए मैं ये वाला सवाल ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सवाल में क्या बोला देखते हैं, ये कार चिंटू मिंटू बबलू पिंटू, है ना, चुन्नू मुन्नू बबीता मुन्नी, कोई भी गाड़ी में बैठ सकता है ना,
एक कार कुछ समय के लिए नियत दर अल्फा से त्वरित होती है, उसके पश्चात वह नियत दर बीटा से अवमंदित होती है ना। मतलब वेग बड़ा 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 और फिर जैसे अधिकतम वेग आया तुरंत सामने कोई आएगा, ब्रेक लगा दिया तो रुक गई गाड़ी, थोड़ी दूर चल गई। तो कैसे करेंगे, यहां पर ये चली वो चली गाड़ी एकदम त्वरण से चली, ठीक है, फिर त्वरण हुआ, फिर उसके बाद में एकदम से पता नहीं कौन सामने आ गया तो उसने ब्रेक लगा दिए, तो जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो फिर वह रुक गई यहां पर। तो यहां पर बीटा मंदन से चली, तो अब हमें नहीं पता कितनी कितनी दूरी चली, कुछ नहीं बताया। फिर बोला कि अगर कुल समय, उसने बोला है कुल समय अगर टी लगा है, कुल समय कैपिटल टी कर देता हूं यार, इसे मुझे अच्छा लगता है कैपिटल टी बोलना, इसलिए मैं कैपिटल टी कर देता हूं। कैपिटल टी हो तो ज्ञात करे अधिकतम वेग और तय की गई कुल दूरी। तो देखो बेटा, जब भी ऐसा सवाल आए, इसी में एक और सवाल होता है, ये बता दूंगा तो दूसरा वाला भी बन जाएगा। त्वरण हुआ, नियत वेग से चली, फिर मंदन हुआ, तो हमेशा हम ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो इसे ग्राफ से हल करेंगे, कभी भी हमें हवाबाजी से नहीं कर पाएंगे हम, तो ग्राफ से हल करेंगे। और जब भी किसी भी चीज का ग्राफ बनाने का आपका बोला जाए तो हमेशा वीटी ग्राफ बनाओ। कौन सा ग्राफ बनाओ, हमेशा वीटी ग्राफ बनाओ। क्यों, क्योंकि वीटी ग्राफ एकलौता ऐसा ग्राफ है, तीन ही तो ग्राफ पड़े, वीटी ग्राफ ऐसा एकलौता ग्राफ है जिसमें क्षेत्रफल भी कुछ ना कुछ देता है और ढाल भी कुछ ना कुछ देता है। क्षेत्रफल क्या देता है भैया, विस्थापन, और जो ढाल है वो क्या देता है, त्वरण। तो एक तीर से दो निशान है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा सोचो। पहले सर एक समान त्वरण हो रहा है और बोला है कि यह विराम अवस्था से प्रारंभ हुई है, ऐसा माना हमने, तो ये एक समान त्वरण हुआ। तो इसमें एक समान त्वरण के बाद में सर ये कुछ ना कुछ वेग आ जाएगा, जिसे वीमैक्स बोला उसने, ये निकालने का है अपन को। तो ये वीमैक्स निकालना है, चल जा बेटा। अच्छा, इसी प्रकार से फिर मंदन हुआ, क्या हुआ, मंदन हुआ। तो अल्फा त्वरण बीटा मंदन है ना, मतलब ढाल हमें पता चल गया, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो दूरी आ गई, है ना आसान सवाल। तो अभी के लिए मैंने मान लिया कि यहां समय t1 लगा और यहां समय t2 लगा। क्या बोल रहा हूं मैं, t1 समय के लिए त्वरित हुआ और t2 समय के लिए मंदन। त्वरण अल्फा और मंदन बीटा, ठीक है भैया। चलो, तो अब हमें इनका, हमको ये तो सब पता चल गया, अब हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक और बात पता है सर कि t1 प्लस t2 जो होगा है ना, t1 प्लस t2 जो होगा वो कैपिटल टी होगा मेरा, क्योंकि कुल समय उसने बोला कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी अल्फा और बीटा के टर्म्स में मुझे आंसर्स चाहिए। तो अगर मैं यहां पर देखूं अल्फा मतलब t1 समय के लिए देखूं मैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं v बराबर u प्लस at होता है, या जो अल्फा त्वरण होगा बेटा, अल्फा त्वरण जो होगा वो क्या होगा, वो होगा सर vmax माइनस प्रारंभिक वेग तो 0 है बटा t1 है ना, या हम इसका ढाल से भी देख सकते हैं, जैसा चाहो वैसा देख लो। तो vmax बटा t1 जो होगा वो अल्फा होगा, या मैं यहां से लिख सकता हूं t1 जो होगा वो vmax बटा अल्फा होगा। vmax मतलब क्या, अधिकतम वेग जो उसने पूछा है उसको मैंने vmax बोल दिया। इसी प्रकार से मैं बीटा क्या भैया, मंदन है, इसलिए मैंने माइनस बीटा लगा दिया, क्यों, क्योंकि वो मंदन है। तो यहां पर लिखेंगे बीटा बराबर हो गया, अब ये नेगेटिव स्लोप है तो 0 माइनस ना, ये क्या लिखेंगे भैया, ये हमें ढाल लिखना है इसका, तो इसका ढाल क्या आएगा सर, ये अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग vmax। हमें ढाल लिखना है इसका, तो इसका ढाल क्या आएगा सर, ये अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग vmax है, तो जो vmax बटा t1 या सॉरी t2। आप चाहते तो सीधा भी सोच सकते थे vmax बटा t2 जो होगा बीटा होगा, है ना। अगर vmax बटा t2 करो तो दोनों नेगेटिव आपने अपने आप ही कंपनसेट कर दिए। कैसे, आपने यहाँ इसका ढाल अपने आप नेगेटिव मान लिया और vmax बटा बीटा कर दिया, vmax बटा t2 कर दिया, दोनों से कर सकते हो, वही बात बतेगी। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
बीटा बराबर वी मैक्स बटा T2। तो T2 क्या हो गया, T2 हो गया वी मैक्स बटा बीटा, आ गया हमारा आंसर। ओ चलो अब हमें पता है T1 प्लस T2 T के बराबर है, तो इसका हम आंसर लिखते हैं। ये T1 है, T1 प्लस T2 का मान आ गया, ये कैपिटल T के बराबर कर दे। आसान सवाल, आंसर से याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे सवाल में आपको बोल देगा कि इसका मान 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मान 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताओ भैया कैसे करेंगे। ठीक है, तो T1 प्लस T2 क्या है, वी मैक्स बटा अल्फा प्लस वी मैक्स बटा बीटा बराबर कैपिटल T आ गया। तो अधिकतम वे कैसे निकालेंगे, वी मैक्स कॉमन ले लें, तो यहां पर हो गया सर जी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर हो गया कैपिटल T के। तो यहां से वी मैक्स कितना आ गया, बालक एवं बालिकाओं जल्दी से बताओ। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अगले पेज पे ले जाते हैं, बढ़िया से सॉल्व करते हैं। ये लिखा वी मैक्स, एलसीएम लेंगे बेटा हम उसका, तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया कैपिटल T। तो वी मैक्स का मान क्या आ गया, वी मैक्स का मान आ गया अल्फा बीटा, उधर मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू कैपिटल T। और क्या एक चीज, ये हमारा वी मैक्स आ चुका है। क्या आ चुका है भैया, वी मैक्स। अब हमें क्या निकालने का है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। सर क्यों क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि हमें दूसरे में तय की गई कुल दूरी निकालना है। तो तय की गई कुल दूरी तो कुल दूरी कैसे लिखेंगे, कुल दूरी हो जाएगा यहाँ पर सर, कुल दूरी होता है S, वो होगा क्षेत्रफल के बराबर। तो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालने का है तो क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू आधार, आधार है T1 प्लस T2 और लंब कितना है, लंब है वी मैक्स। तो मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं हाफ T1 प्लस T2 को कैपिटल T लिख सकता हूं, वी मैक्स की जगह लिख दूंगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू कैपिटल T। स्क्वायर बाद में आएगा। तो देखो भैया ये कैपिटल T मल्टीप्लाई करके कैपिटल T का स्क्वायर बना देंगे, तो यहाँ पे से जो दूरी आई उसका सूत्र हम लिख सकते हैं हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, है ना। मैं अल्फा बीटा में करवा रहा हूँ, सवाल में ए भी दे सकता है, वैल्यू दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो हम यही फॉर्मूले लगा लेंगे और हमारे सारे सवाल बन जाएंगे। क्लियर है कहानी, एकदम आसान सा सवाल, बिल्कुल नॉर्मल ग्राफ बनाओ और ग्राफ से जो जो पता है वो कर दो। इसको याद करने के लिए एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, है ना। फिर एक दो और सवाल लेंगे हम ग्राफ पे और उसके बाद में फिर अपेक्षित गति पढ़ना शुरू करते हैं। एक जबरदस्त सी शॉर्ट ट्रिक इस पूरे को याद करने के लिए, बस एक छोटी सी बात याद कर लो आप कि यहां पर हम ऐसा मान रहे हैं कि जब त्वरित होके अवमंदित होता है, इसी कंडीशन के लिए बता रहा हूं, जब त्वरित होके अवमंदित होता है तो हमने मान लिया कि जो त्वरण है वो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा है। ये पहले ही जैसे ही आपको अल्फा बीटा दे तो आप त्वरण निकाल लो उसका। क्या निकाल लो, त्वरण। कैसे निकालो, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा करके। फिर उसके बाद में आपसे वेग पूछा था, आपको प्रारंभिक वेग तो 0 पता है, अंतिम वेग क्या होता है, v बराबर त्वरण इंटू समय। तो यहाँ पे त्वरण का मान उठा के रख दो। दूरी पता है s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, प्रारंभिक वेग 0 है तो हाफ इंटू त्वरण इंटू टी का स्क्वायर। तो त्वरण का मान फिर से उठा कर रख दो। लो ये वही तो लिखा हुआ है, हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, वी मैक्स बराबर अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। आसान से याद हो गया, है ना। क्या रखना है, त्वरण का मान अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है बेटा। चलो आखिरी सवालों में से कुछ एक दो और सवाल ले लेते हैं, है ना। हमें ये अब एक आधा ग्राफ मतलब वही 80 पे भी कर ही लेते, है ना। अभी हमने जो करा वो वीटी ग्राफ पे सारे सवाल थे, वीटी एक्सटी ग्राफ पे थे। त्वरण समय ग्राफ पे भी मतलब उस पे भी सवाल बन सकता है। क्या बोला गया आपको त्वरण समय ग्राफ दिया गया है और इससे वेग समय ग्राफ बनाना है, मतलब एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्जन करना है। तो इससे हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। तो देखो बेटा, हमने आपको पहले ही बोला था कि जो स्टार्टिंग में मैंने ग्राफ बनाए हैं, स्टार्टिंग में जो मैंने ग्राफ बनाए हैं उन्हीं से सारे ग्राफ बनते हैं। स्टार्टिंग में मैंने क्या ग्राफ बनाए थे याद करो। मैंने आपको बोला था कि अगर एक समान त्वरण हो तो उसके करस्पॉन्डिंग या उसके अपेक्ष में हमने जो वीटी ग्राफ बनाया था वो ऐसा बनाया था। अगर त्वरण एक समान होगा तो वीटी ग्राफ एक समान रूप से चढ़ेगा। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बस कहानी खत्म हो गई यार,
इसमें अब क्या सोचने का है, ये एटी ग्राफ है, पहले एक समान त्वरण था, फिर शून्य हुआ, फिर एक समान त्वरण है, फिर शून्य हो गया। तो अगर हम यहां पर इसका वीटी ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा वीटी ग्राफ? सोचो वीटी ग्राफ कैसे बनेगा। यहां पर एक समान त्वरण है, चलो भैया, फिर क्या होगा, फिर उसके हमने त्वरण शून्य मतलब वेग एक समान हो गया, फिर त्वरण एक समान और है, पॉजिटिव में ही है, तो वेग और बढ़ेगा। तो यहां पर तीसरा सही जवाब आ गया। ठीक है, इसी में और प्रैक्टिस करवा देता हूं एक दो सवालों की। मान के चलो अगर आपको क्वेश्चन में बोला होता जो एटी ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, ये एक समान त्वरण, फिर त्वरण शून्य हुआ, फिर त्वरण नेगेटिव में चले गया। ठीक है, तो यहां पर एक समान त्वरण है, फिर त्वरण शून्य हुआ, फिर त्वरण नेगेटिव में चले गया। तो यहां पर अगर मैं इसका वीटी ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? देखो सर, पहले एक समान त्वरण है तो वेग बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, अधिकतम होगा, फिर त्वरण शून्य हुआ तो वेग एक समान हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। फिर त्वरण नेगेटिव हो गया तो वेग नेगेटिव में कम हो जाएगा। अरे आई बात समझ में? यहां पर तो अगर त्वरण जो है वो नेगेटिव में है मतलब वेग कम होना चाहिए। अब यार ये और ये एरिया अगर बराबर आ गए तो ये वाला मतलब फिर अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया जो है वो वेग में परिवर्तन देता है। तो अगर ये एरिया बराबर हो गया मतलब कि यहाँ पे शून्य से अधिकतम पहुंचा, फिर अधिकतम से वापस शून्य पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया बराबर है। अगर बराबर नहीं हुए, अगर ये एरिया ज्यादा हो गया तो नेगेटिव में वेग चलेगा, ये एरिया कम हो गया ऊपर वाले से वेग कुछ पॉजिटिव में रह जाएगा, क्योंकि वो वेग में परिवर्तन बताता है। क्लियर है छोटी सी बात? तो ऐसे हम आसानी से ये सारे सवाल कर सकते हैं और इसी पर हम बहुत सारी चर्चाएं ऑलरेडी अब कर भी चुके हैं ना, और बहुत सारा हमने इस पे पढ़ भी लिया। चलो तो अब क्या करने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं आपेक्षित गति। ठीक है, चलो भैया, तो आपेक्षित गति की कहानी हम शुरू करते हैं। आपेक्षित गति क्या होता है पहले तो ये समझना होगा। इसे इंग्लिश में हम रिलेटिव मोशन भी कहते हैं। देखो मान के चलो यहां पर चिंटू, जिसे मैंने कुछ ए बोल दिया, यहां खड़ा था। ठीक है, बबीता ना चिंटू की तो मुन्नी थी भैया, बबीता तो मुन्नी की दोस्त थी। चलो यहां पर मुन्नी खड़ी है, तो अगर मैं चिंटू से पूछूं कि मुन्नी कहां दिखाई दे रही है तो चिंटू बोलेगा सर कैसी बात कर रहे हो, वो खड़ी मुन्नी है ना। हाँ ये इंपॉर्टेंट था, चिंटू के आगे मुन्नी खड़ी है। अगर मैं मुन्नी से पूछूं कि चिंटू कहां है तो बोलेगा सर वो खड़ा पीछे है ना, मेरे को ही देखे जा रहा है। तो यहां पर अगर ये मुझे ही देखे जा रहा, काला कौवा, तो ये मुझे ही देखे जा रहा है, तो ये क्या करूं अब मैं इसका? चल छोड़, उसको तो मुन्नी को समझने दे, हम तो फिजिक्स समझते हैं इसमें। तो अगर मैंने तुमसे बोला कि चिंटू की किसी मूल बिंदु से, मुझे नहीं पता कहां होगा मूल बिंदु, उससे दूरी XA है और मुन्नी की XB है, तो अगर मैंने आपको बोला कि यहां पर चिंटू और मुन्नी के बीच में दूरी कितनी है, तो सर आप करोगे XB माइनस XA, या आप XA माइनस XB भी कर सकते हो। क्यों? देखो आपेक्षित गति समझने के लिए हम ये एग्जांपल समझ रहे हैं ना। अगर मैंने ध्यान सुनना, अब अगर मैंने चिंटू से पूछा कि मुन्नी कहां है ना, मैंने क्या बोला भैया, चिंटू से देखो ध्यान समझना, चिंटू से पूछा तो किससे पूछा? चिंटू से पूछा, तो जिससे पूछ रहा हूं है ना वह मेरा प्रेक्षण हो गया, या उससे मैं चीजें देख रहा हूं। तो चिंटू से पूछा मुन्नी कहां है, तो इसे मैं बोलूंगा मुन्नी की दूरी। देखो फिजिक्स के टर्म्स में कैसे बोलेंगे, मुन्नी की दूरी चिंटू के सापेक्ष। सर आप चिंटू को इंग्लिश में क्यों लिखते हो? बेटा चिंटू इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, CBSE में पढ़ा है
है ना। तो यहाँ पे मुन्नी की दूरी चिंटू के सापेक्ष, ठीक है। क्या लिखा मैंने, मुन्नी कहाँ है, चिंटू के सापेक्ष, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं, इसे देखो और कैसे लिखूंगा, इसको और छोटे में कर रहा हूं, है ना। मुन्नी को बोला मैंने बी और चिंटू को मैंने बोला ए, तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, बी की दूरी ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष, या हम चाहे तो इसे अब से ऐसा बोलेंगे, बी विथ रिस्पेक्ट, अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो आप, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। ये पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब क्या, स्थिति बी की ए के सापेक्ष, या ऐसे मैं लिखूंगा BWRTA, यहां तक मैं आपको पहुंचाना चाह रहा था, है ना। BWRTA मतलब बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हमें समझना था। बी कौन है भैया, मुन्नी विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू। तो अगर आप चिंटू से मुन्नी को देख रहे हो तो आप लिखोगे बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो यहां पर इस पूरे, ये सब कुछ एक ही लिखा गया है, और इस पूरे को और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे एक्स मतलब पोजीशन या स्थिति, बी ए के सापेक्ष, बस। क्या लिखा, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो इसका मतलब क्या, B/A मतलब कि बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी कहां है, ए के सापेक्ष, मतलब मुन्नी कहां है, चिंटू के सापेक्ष, है ना। मुन्नी कहां खड़ी है, चिंटू के सापेक्ष, तो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो गया। तो अब पहले तो हम अब पूछे भैया, चिंटू से पूछा, अरे भैया बताओ मुन्नी कहां है, तो बोलेगा मुन्नी वो है ना, देख ही नहीं रही है मेरी तरफ। वो देखा मुन्नी को, तो वो मुन्नी को देखे जा रहा है, तो अरे मैंने बोला भाई दूरी बता, मुन्नी और तेरे बीच का चक्कर हमें क्या करना। तो उसने बोला ये दूरी हो गई सर XB, मुन्नी पर है, मैं XA पर हूं, तो मैं को अगर दूरी पूछी तो उसने बोला कि सर ये जो दूरी आएगी वो XB माइनस XA आएगी। क्या आएगी, XB माइनस XA। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं XB विथ रिस्पेक्ट टू A को लिख सकता हूं XB माइनस XA। क्या लिख सकता हूं, XB माइनस XA। सर इसमें कैसे रॉकेट साइंस वाली बात, अभी तक गहन चिंतन से क्यों बता रहे हो, अभी आएगा मजा। अगर अब मैं यही चीज पूछता, पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, ये कहता B विथ रिस्पेक्ट टू A, मतलब B कहां है, A के सापेक्ष, मतलब B पर बैठकर अगर मान के चलो मैंने तुम्हें एक छोटा सा चीटा बना के चिंटू पे बिठा दिया, चिंटू के सर पे तुम जाकर बैठ गए, तो तुमको मुन्नी कहां दिखाई देगी, आगे दिखाई देगी, है ना। तो वो हो जाएगा XB माइनस XA। XB माइनस XA पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, सर XB बड़ा X से छोटा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से अगर मैंने पूछा मुन्नी, है ना, मैंने क्या बोला, अब पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब B मतलब पोजीशन ऑफ A कहां है, B के सापेक्ष, A कहां है, या A की स्थिति, A की स्थिति B के सापेक्ष, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसे हम क्या लिखेंगे, है ना। तो अभी पहले कॉमन सेंस से समझते हैं। तो अगर मैंने बोला भैया, अब मैं क्या बोल रहा हूं, A की स्थिति B के सापेक्ष, मतलब B मतलब मुन्नी, तुम जिसके सापेक्ष देखते हो उस पर बैठ जाओ बस। तो अब बैठ गए, मान लो चलो मुन्नी पर कंधे पे बैठ जाओ, बाल पे मत बैठो उसके ना, मुन्नी का मेकअप खराब हो जाएगा फिर। लो भाई बैठ ही नहीं पा रहे हो, हाँ यहाँ बैठ गए, एक चीटी बनाकर मैंने तुम्हें मुन्नी के कंधे पे बिठा दिया, है ना। तो तुम यहाँ बैठे हो, तितली बनाकर बिठा दिया, चीटी बन के क्यों बैठो, तितली बन के बैठो मुन्नी के ऊपर। तो अब मुन्नी यहाँ खड़ी हुई है, तो तुम्हें चिंटू कहां दिखाई देगा, चिंटू कहां दिखाई देगा, सब पीछे देखो, तो मुन्नी के सापेक्ष चिंटू पीछे, मतलब नेगेटिव दिशा में दिखाई देगा।
कहां दिखाई देगा? नेगेटिव दिशा में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो क्या बोलोगे? सर वो तो मुझसे पीछे है, मतलब मैं उसे लिखूंगा एक्स ए माइनस एक्स बी। फिर से क्या लिखूंगा? एक्स ए माइनस एक्स बी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना। मतलब क्या लिखा मैंने कि वो कहां है, तो वो कहां है उसकी स्थिति बतानी है, उसकी स्थिति बतानी है। तो ए की स्थिति बतानी तो एक्स ए माइनस एक्स बी, है ना। फिर ये बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी की स्थिति बतानी है, तो एक्स बी माइनस एक्स ए और या एक्स ए माइनस एक्स बी। मतलब कुल मिला के शॉर्ट में मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर एक्स मतलब एक्स बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी की स्थिति ए के सापेक्ष होगी एक्स बी माइनस एक्स ए, और ए की स्थिति बी के सापेक्ष होगी एक्स ए माइनस एक्स बी। देखो ध्यान से, ये नेगेटिव आएगा, आना भी चाहिए नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मुन्नी आगे है, चिंटू पीछे, तो मुन्नी जब चिंटू को देखा तो उसको पीछे दिखाई दिया, मतलब नेगेटिव दिशा में दिखाई देगा। और इसी प्रकार से अगर चिंटू देखा मुन्नी को तो वो आगे पॉजिटिव दिशा में दिखाई देगा। तो ये एक छोटी सी बात थी। हाँ, अब इसको और आगे कैसे समझे? देखो, अब मान के चलो मैंने कहानी को आगे बढ़ी, है ना। तो अब चिंटू बड़ा आगे, उसने बोला भैया मुन्नी तो देख ही नहीं रही है, थोड़ा हलचल करते हैं। तो ये आगे बढ़ा वीए वेग से। कितने वेग से बढ़ा? वीए वेग से चला। उसी प्रकार से मुन्नी भी आगे बढ़ी, वो वीबी वेग से चली। कितने से चली? वीबी वेग से चली। तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि चिंटू के अपेक्षित मुन्नी कितने वेग से चल रही है, या मुन्नी के अपेक्षित चिंटू कितने वेग से चल रहा है। ओहो, इसको पहले और बेसिक से बचपन में जाकर समझते हैं हम। सर हमारे बचपन में? हाँ चलो, तो अब बचपन में गए हम। बचपन में याद करो क्या होता था हमारे साथ, है ना सर। हम ट्रेन में बैठते थे तो हमको ऐसा लगता था ट्रेन चली ट्रेन चली ट्रेन चली। नहीं 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 नहीं, हमको नहीं लगता ट्रेन चली, हमको लगता था हम तो बैठे हैं बस। ये पेड़ पीछे चली गया, ये खंबा पीछे चली गया, ये पहाड़ पीछे चली गया। ये सब पीछे जाते हुए क्यों लगता था? ये सब कुछ पीछे जाते हुए क्यों लगता था, है ना। तो वो क्या हो रहा था उसको एक बार हम थोड़ा सा एनालिसिस करते। बेटा देखो क्या होता है, हम जब भी जिस भी चीज के ऊपर बैठ जाते हैं, है ना, तो हम उसे हमेशा विराम अवस्था में मान लेते हैं। हमारा मन ऐसा मानता है कि नहीं, आगे तो विराम अवस्था में मैं तो रुका, वो सारी चीजें पीछे जा रही है। ठीक है, भले ही हम चल रहे हैं लेकिन हमारा वेग जो है हम मान लेते कि वो दूसरी वस्तु को मिल गया और हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसके अपोजिट दिशा में वो जा रही है। तभी तो, है ना, तभी तो ट्रेन आगे जाती है तो पेड़ पीछे जाता हुआ लगता है हमें। तो ये क्या है? ये वास्तविकता में आपेक्षिक गति है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे। हाँ, बचपन से साइंटिस्ट हो, तुमको पता ही नहीं है। लो भैया, और ऐसा एग्जांपल जैसे मान लो तुम कार में जा रहे हो, है ना, कार में जा रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो, तो तुम्हारे पीछे से दूसरी कार आई, है ना। तो पीछे से दूसरी कार आती हुई अगर उसका वेग ज्यादा है तुम्हारी कार से, तो तुम्हें क्या लगेगा? ये मेरे करीब आ रही है। अगर उसका वेग, है ना, मान के तो तुम गाड़ी में बैठे हो, कार में उल्टी मुंडी करके पीछे वाले कांच पे देख रहे हो, है ना, तो वो देखो सर वो कार आई और तो मेरे करीब आ रही है, मतलब उसका वेग ज्यादा है तुमसे, तभी तो तुम्हारे करीब आती हुई लग रही है। तो तुम्हारे सापेक्ष क्या हुआ? तुम्हें ऐसा लगा कि यार वो मेरे से नजदीक आना चाहती है। ऐसे ही मान के चलो कि अगर वो उसका वेग तुमसे ज्यादा होता, तो वो तुम्हें पीछे जाती हुई नजर आती, है ना। उल्टा बोल दिया, एक मिनट। उसका वेग अगर तुमसे ज्यादा होता तो वो तुम्हारे करीब आती, ज्यादा तो आ रही है, पास आ रही है। अगर उसका वेग कम होता तुमसे तो वो तुम्हें पीछे जाती हुई नजर आ रही है। चल दोनों ही रही है ना, ये दोनों गाड़ियां चल रही है। अगर दोनों समान वेग से चलेगी तो अरे ये तो वही है, ये तो दूर भी नहीं आ रहा, पास भी नहीं आ रहा। अगर ये पीछे वाली तेज चलेगी तो क्या लगेगा? अरे ये तो सर मेरे पास आ गई। ठीक है, तो दूरी कम होगी दोनों के बीच में। और अगर ये पीछे वाली धीरे चल रही है तो क्या होगा? सर मैं तो आगे बढ़ते जा रहा हूं, ये तो मेरे साथ में दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये सब क्या है? ये सब अपेक्षित गति है जिससे हमें ऐसा महसूस होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, है ना। हम अगले पेज पर जाते हैं और हम बातें करते हैं अपेक्षित वेग की। अपेक्षित वेग की बातें करना चाहते हैं हम। तो अपेक्षित वेग मतलब वेलोसिटी लिखना है अब हमें। तो सर वेलोसिटी कैसे प्राप्त करें? हमें प्राप्त हुआ अभी एक्स ए बी, तो इसे हमने लिखा एक्स बी माइनस एक्स ए। क्या लिखा? एक्स बी माइनस एक्स ए। तो अगर मैंने इसे अवकलित कर दिया एक्स ए बी बटा डी टी कर दिया, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा डी
डी एक्स बी बटा डी टी माइनस डी एक्स ए बटा डी टी। क्या कर रहे हो सर ये? अरे अवकलित कर रहा हूं दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि अवकलित करने के बाद में जो एक्स है उसे मैं लिख सकता हूं वी, तो जो वी ए बी बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा वी बी माइनस वी है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको बी का वेग निकालना है ए के आपेक्ष, ध्यान रखना जिसके आपेक्ष देखते हैं, जिससे देखते हैं उसको नीचे रखते हैं, तो ए के आपेक्ष हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसी प्रकार से अगर मैंने इसके लिए किया होता तो मैं लिख सकता था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन सर ये सब कर क्यों रहे हैं हम, क्या चल रहा है मेरे जीवन में? देख हमें क्या करने होंगे, अब ऐसे सवाल करने होंगे। दो गाड़ियां साथ में चल रही हैं, तो ये इसको कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, तो इसके अपेक्षित वेग कितना दिखाई देगा, है ना। मतलब मान के चलो कि मैंने एक चलती हुई, मैं पुलिस, एक चलती हुई गाड़ी में से मैंने गोली चला दी चोर के ऊपर, तो वो जो गोली चलेगी तो उसको मेरा वेग भी मिलेगा, खुद का वेग भी होगा। चोर भी किसी वेग से चल रहा है तो उसको कितने वेग से टकराएगी, ये कैसे निकालेंगे भैया? ये सब इससे निकलेगा, है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए। मैं चाहता हूं छोटी सी बात यहां से लिख सकता हूं, फिर इसका वो फील लेता हूं। मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो माइनस टाइम से ए विद रिस्पेक्ट टू बी की। अरे देखो ध्यान से, नेगेटिव है ना उसका, अरे इसका नेगेटिव नहीं है क्या? बिल्कुल है। चलो एक दो और इंपॉर्टेंट सी बात है, अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझता हूं। सर ये तो क्या पता नहीं क्या ही लिख दिया आपने। चलो देखो मान के चलो, अब ये जो चिंटू था, चिंटू चला 10 मीटर पर सेकंड से, बोले भैया मुन्नी के पास चले हम, तो मुन्नी को बताना पड़ेगा हम सीबीएसई वाले बच्चे हैं, मुन्नी सरस्वती में पढ़ती है, तो मुन्नी को जब पता चलेगा चिंटू सीबीएसई का, ऐसे ही इंप्रेस हो जाएगी वो। तो वो बताने चला, अब मुन्नी को भी डर लगा, बोला भैया तो मेरे करीब ही आ जा रहा, तो वो मुन्नी भी आगे बढ़ी, मुन्नी बढ़ी 5 मीटर पर सेकंड से। चिंटू को ए बोला था, मुन्नी को बी बोला था। अच्छा तो अब मान के चलो मैंने चीटा बना के तुमको चिंटू पे बिठाया, है ना। तो अगर मैंने तुम्हें चीटा बना के चिंटू पे बिठाया तो मैं देखूंगा वेलोसिटी ऑफ मुन्नी विद रिस्पेक्ट टू चिंटू, है ना। क्या बोल रहा हूं? मुन्नी चिंटू के आपेक्ष, तो ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ऐसे लिखेंगे हम वी बी माइनस वी है। क्लियर है बेटा? तो b विद रिस्पेक्ट टू a मतलब वेलोसिटी ऑफ b माइनस वी बी माइनस वी ए हो जाएगा यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a मतलब कि b की वेलोसिटी देख रहे हो a पर बैठ कर, मतलब a पर बैठा हो, तो तुम्हें क्या लगेगा? हाँ मुन्नी पास आ रही है, मुन्नी तुम भी चल रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगेगा कि तुम दोनों के बीच में दूरी कम होती जा रही है, अपेक्षित दूरी कम होती जा रही है, मुन्नी पास आ रही है। तो देखो क्या वाकई में मुन्नी पास आ रही है? ये है 10, ये है 5, हाँ तो 5 मीटर प्रति सेकंड से मुन्नी पास आती भी लगेगी, है ना, आगे से पास आती भी लगेगी, इस दिशा में पास आती भी लगेगी। ऐसे ही मान के चलो मैंने पूछा होता वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाता, इसका मतलब हो जाता सर ये तो -5 हो जाता, अभी आपने बताया नेगेटिव होता। बिल्कुल, तो अगर मैंने तुम्हें तितली बनाकर मुन्नी पर बैठाया होता, अगर मैं तुम्हें तितली बनाकर मुन्नी पे बिठाया होता, तो अगर तुम मुन्नी पे बैठे हो तो मुन्नी पे बैठ के क्या लगता? मुन्नी ऐसे मुन्नी भागी, तो उसको लगा चिंटू मेरे करीब आ रहा है, मेरे करीब, लेकिन वो नेगेटिव दिशा से आ रहा है। तो देख चिंटू को इस दिशा में मुन्नी आती हुई लग रही है, तो इस दिशा को अगर मैंने पॉजिटिव बोल दिया, मतलब इधर वाली दिशा पॉजिटिव होगी तो इधर वाली दिशा अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। अरे एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना भैया, तो यहाँ पर चिंटू इस तरफ आता हुआ लगेगा, तो -5 मीटर पर सेकंड से आता हुआ लगेगा। क्लियर है ये कहानी? ठीक है बेटा, तो चिंटू और मुन्नी की कहानी से हमने समझा। अब इसी चीज को हम समझते हैं कि ग्राउंड के अपेक्षित हम कैसे देख सकते थे, जमीन के अपेक्षित, है ना, तो हमारे और फंडे क्लियर हो जाएंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो एक और एग्जांपल करने का बोल रहा था मैं, जैसे मान के चलो कि इसको और गहराई से बेहतर तरीके से समझते हैं ना। मान के चलो यहाँ पे चिंटू बैठा अब गाड़ी में, बोला भैया अब तो मुन्नी तो हाथ ही नहीं आ रही, तो मुन्नी ने भी ले ली गाड़ी, है ना। तो चिंटू अपनी BMW में, मुन्नी ऑल्टो में, और यहाँ पर अब इन सबको पेड़ के नीचे बैठकर देख रहा है रामलाल। उसने बोला भैया मस्त कहानी चल रही है तो रोड पे,
है ना, मस्त अपने सेव परमल लिया है ना, और बैठ के खा रहा पेड़ के नीचे। तो अब यहाँ पर अगर ये चिंटू जो है इसको हमने ए बोल दिया, मुन्नी को बी बोल दिया और रामलाल को सी बोल दिया। तो ये चल रहा था 10 मीटर प्रति सेकंड से, ये चल रहा है, मुन्नी चल रही है 5 मीटर प्रति सेकंड से, मुन्नी बैठी ऑल्टो में। तो यहां पर अगर मैंने अब आपसे पूछा कि वेलोसिटी ऑफ, है ना, या वेलोसिटी ऑफ चिंटू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो कर चुके हम, अब रामलाल नई कहानी में है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी मतलब क्या हुआ कि रामलाल के सापेक्ष चिंटू कैसा चलता हुआ दिख रहा है, या मैं इसे ऐसा भी बोल सकता हूँ, रामलाल तो धरातल पे बैठा है, जमीन पे बैठा हुआ है, ग्राउंड पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बोल देंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में क्या है, ये तो सब मोह माया में फंसे हुए भैया चिंटू और मुन्नी, तो वास्तविकता में किसको पता है असली जिंदगी कौन जी रहा है? रामलाल जमीन पे बैठकर, जमीन से जुड़ा आदमी है, ठीक है, तो जमीन पर बैठकर सही चीज दिखा देती है, अच्छा हाँ ये इतने से चल रहे हैं। तो यहां पर अगर हमसे पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी मतलब वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। अच्छा, लेकिन यहां पर ग्राउंड तो नहीं चल रहा है, रामलाल तो रुका हुआ है, तो उसका वेग तो 0 हो गया, वीसी तो 0 हो गया। तो यहां पर लिखूंगा मैं 10 माइनस 0 मतलब हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। अच्छा, अगर ऐसे में पूछता वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, अब देख रियल फील आ जाएगा जिंदगी का, मतलब रामलाल ने देखा चिंटू और मुन्नी तो जा रहे ले, है ना। अब अगर चिंटू का मेन मकसद तो क्या है वहां पहुंचना, लेकिन वो चल रहा था तो रामलाल यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने जैसे रामलाल को देखा तो रामलाल कितने वेग से चलता हुआ दिखाई देगा उसको लगा रामलाल निकल गया पीछे, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वी ए सी। अरे भाई चलो कर देता हूं मैं, ये कर दूंगा वीसी माइनस वी है, बात बराबर ही है, ये इसका नेगेटिव आएगा तो ये आ जाएगा 0 माइनस 10 मतलब माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड से रामलाल पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। आई बात समझ में, चमका भैया जबरदस्त तरीके से, तो यह इसे माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड से चलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही मान के चलो, ऐसे ही मानो और चलो भैया, अगर मैंने मुन्नी से पूछा होता कि वेलोसिटी ऑफ रामलाल बताइए, वेलोसिटी ऑफ मुन्नी मतलब बी विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, तो होता है सर वी बी माइनस वी सी, मतलब ये तो 5 माइनस 0 मतलब 5 मीटर पर सेकंड से मुन्नी जो है ना, उसको मुन्नी मतलब रामलाल को मुन्नी चलती हुई दिखाई देती। इसी प्रकार से वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब रामलाल को मुन्नी कैसे दिखाई देगी, माइनस 5 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है बेटा? तो ऐसे हम अपेक्षित गति किसी की भी एक की दूसरे के सापेक्ष निकाल सकते हैं और चीजें हल कर सकते हैं, ठीक है। तो सर अब इसका यूज क्या है, हमें यूज नहीं समझ में आया, तो बेटा उसका यूज समझो। उससे पहले एक दो और इंपॉर्टेंट सी छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। हम यहाँ पे ग्राफ के जरिए और इस चीज को और बेहतर जहन में उतारना चाहते हैं। मान के चलो यहाँ पर मैंने एक एक्सटी ग्राफ बनाया, है ना, एक एक्सटी ग्राफ बनाया और एक ही ग्राफ में मैं दो गति साथ में बताऊंगा। पहला एक्सटी ग्राफ बना जो यहां से बना, है ना, ये ए है क्या चिंटू और ये मुन्नी का ग्राफ है। तो चिंटू और मुन्नी का ग्राफ अगर ध्यान से देखो तो ये ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ बताता है कि यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 0 पे मुन्नी 0 पे थी और चिंटू कहीं था, लेकिन अब इनके बीच की जो दूरी है वो देखो, दूरी जो, अरे ये एक्सटी ग्राफ है भैया, विस्थापन बताएगा, तो ये विस्थापन एक जैसा है या इन दोनों की स्थिति अपेक्षित स्थिति, है ना, मतलब कि मुन्नी के अपेक्ष चिंटू वो एक ही जैसे है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों एक ही वेग से, ढाल समान है, तो यहाँ पे वेग ऑफ ए विल बी इक्वल टू वेग ऑफ बी, या चिंटू का वेग मुन्नी के बराबर है, दोनों एक ही जैसे, एक मान के चल मुन्नी यहाँ थी चिंटू यहाँ था, दोनों एक समान वेग से चल रहे, तो उनके बीच में अपेक्षित दूरी कम ज्यादा नहीं होगी। तो यह वी रिलेटिव, जैसे मैं वी रिलेटिव भी लिख सकता हूं, मतलब ये वी ए माइनस वी बी करो या वी बी माइनस वी ए करो, इसे वी आर से, ये क्या हो गया अपेक्षित वेग, अपेक्षित वेग से भी चिन्हित करेंगे वी रिलेटिव, तो ये हो जाएगा 0 या 0। क्लियर है ना। तो यहां पर क्यों, तो इनके बीच में ना दूरी बढ़ रही है ना तो घट रही है, ढाल समान है ना। तो यह एक दूसरे, ऐसा भी लिख सकते, यह एक दूसरे के अपेक्ष
10 वाली होगी। ओ बच्चों क्या है? एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है। इसकी थोड़ा साफ ना हो। ठीक है, मतलब वो भी यहाँ ये भी यहाँ चल रहा है ना। जैसे मान के चलो कि तुमने क्या किया, एक है ना, तुमने अपने एक डॉगी के गले में एक डंडा बांध दिया और डंडे के आगे लटका दी हड्डी, है ना। ऐसा डॉगी बनाया तुमने, ये दोनों डॉगी, और डॉगी के यहाँ पे मारा डंडा और यहाँ पे लटका दी एक हड्डी। बोले आप खा के बता, है ना। तो डॉगी को क्या दिखेगा, मेरे सामने हड्डी, मैं चलूं, मैं भागू, डॉगी भी भाग रहा, हड्डी भी भाग रही, दोनों एक ही वेग से भाग रहे, तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा वो तो उसे। ठीक है, या मान के चलो तुम गाड़ी में बैठे हो, तुम्हारे बगल में कोई अपना दोस्त बैठा हुआ है, दोनों एक ही वेग से चल रहे हो, तो तुम्हारा अपेक्षित क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे एक एक्सटी ग्राफ बनाया और इस एक्सटी ग्राफ में कुछ ऐसा बनाया, कैसा बनाया, ये है भैया चिंटू और ये है मुन्नी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है मुन्नी, ये है चिंटू, मतलब चिंटू का वेग, ये वास्तविक कंडीशन थी, है ना। क्या दिखाई दे रहा भैया, वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा वो बी से ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ ए ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ बी से, क्योंकि इसका ढाल ज्यादा है, इसका ढाल कम है। भले ही एक मुन्नी आगे थी, चिंटू पीछे था, दोनों अलग अलग स्थिति पे थे, लेकिन जब चलने लगे तो मुन्नी इतना तेज नहीं चली, चिंटू ने उसे ओवरटेक कर लिया, है ना। तो ये जो स्थिति है, ये जो बिंदु बता रहे कि दोनों का कटान बिंदु जो है वो ये बताता है कि यहाँ पर ये दोनों मिले। और चिंटू को तो ध्यान ही रहा, तो ज्यादा वेग से चल रहा था, बोले भैया अब तो हम दौड़ेंगे, है ना। उसको गाड़ी में ही मजा आ रहा, बोले BMW में ही मजा है, तो एकदम भगाया जा रहा, तो उसने भगाई गाड़ी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस समय पर या इस स्थिति पर या इस समय और इस स्थिति पर क्या है, ये दोनों का कटान बिंदु, मतलब इस स्थिति पर दोनों मिले। अब इनके बीच में ऐसा भी समझ सकते हैं, देखो और बताओ, यहाँ पर ये दूरियां या अपेक्षित कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर शून्य हुआ, फिर अनंत समय तक बढ़ता जाएगा। इन दोनों के बीच में अपेक्षित दूरी जो है वो अनंत समय तक बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे v रिलेटिव जब लिखेंगे हम तो वो हो जाएगा, v रिलेटिव हो जाएगा v a माइनस v b, मतलब वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू p, है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब इसको हम ये समझ सकते हैं कि इनके बीच में सापेक्षित दूरी जो है, सापेक्षित दूरी पहले कम होगी फिर बढ़ेगी। तो ये ऐसे छोटी सी कहानी से हम समझ सकते हैं। ऐसी तीसरी कंडीशन हो सकती है बेटा कि यहाँ पर x और t, है ना, देख लो भैया ये दो कंडीशन हो चुकी है, तीसरी कंडीशन बना रहा हूं। ऐसा कुछ हो जाए, कैसा हो जाए कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल जाए। ओहो सर, यहाँ पे हमने जो पढ़ा इसमें चिंटू और मुन्नी दोनों एक ही दिशा में थे, रामलाल बैठा हुआ था, लेकिन ऐसी भी तो कंडीशन पॉसिबल है कि, है ना। अब जरूरी थोड़ी ना है कि चिंटू और मुन्नी में हमेशा ही तकरार रहे। ऐसा हो सकता है कि जैसे ही मुन्नी ने चिंटू को देखा, चिंटू ने मुन्नी को देखा, तो उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ गए, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे की तरफ चल दिए। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना। मतलब ये दोनों की कहानी खत्म हो गई, फिर चिंटू और मुन्नी अलग अलग हो गए, फिर उसके बाद में वर्षों बाद, सालों बाद मुन्नी ने देखा कि ओ हो चिंटू वापस आ गया है मेरी जिंदगी में। तो अब अगर इसने इसको देखा, तो अब अगर मैं अपेक्षित वेग पूछूं, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछूं, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब मुन्नी के सापेक्ष चिंटू का वेग पूछूं, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे ए बोलूं, इसे बी बोलूं बेटा, तो यहाँ पर ये इस दिशा में चल रहा है, ये इस दिशा में चल रहा है, तो अपेक्षित वेग मुझे लिखना पड़ेगा वी ए माइनस माइनस वी बी। माइनस क्यों कर दिया अब मैंने, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रही है, मतलब 5 माइनस 10 माइनस माइनस 5 या 15 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं मैं। मतलब क्या हुआ कि ये अब हो जाएगा वी ए प्लस वी बी, क्या हो जाएगा, VA प्लस VB हो जाएगा। क्या ये बात सभी को बहुत बेहतरीन रूप से चमकती है, VA प्लस VB हो जाएगा। क्लियर है,
है ना। तो VA प्लस VB मतलब कि मैं ऐसा भी याद रख सकता हूं कि अगर समान दिशा में दो वस्तुएं चल रही है तो उनका अपेक्षित वेग घटेगा, और विपरीत दिशा में दो वस्तुएं चल रही है तो उनका अपेक्षित वेग जुड़ेगा। क्लियर है कहानी। तो कब जुड़ना है कब घटना है, तो वैसे ही यहाँ पर इस ग्राफ से भी हम समझ रहे थे बेटा, है ना, वही स्थिति कि अगर मान के चलो मैंने बोला कि यहाँ पर ये चिंटू इधर जा रहा है, मुन्नी कहीं दूर खड़ी थी उससे, है ना, देखो ये स्थिति है, ये कहीं दूर है ना इसकी स्थिति, ये t = 0 पे यहाँ पर थी, फिर ये इस दिशा में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में पहले दूरी घटेगी घटेगी घटेगी, फिर बढ़ेगी फिर बढ़ेगी फिर बढ़ेगी, है ना। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय पर ये दोनों मिले, लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं A बोलूं ये B बोलूं तो वेलोसिटी ऑफ A जो है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, वेलोसिटी ऑफ B जो है वो ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि इसका ढाल नेगेटिव है। अगर ढाल नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी नेगेटिव होती है। अब यहां पर अगर हमने सोचा कि VA प्लस VB कर लू, VA मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू V देख लू या V रिलेटिव देख लू बेटा, तो वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा सर VA प्लस VB। ठीक है, जब भी दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो अपेक्षित वेग जुड़ेगा और समान दिशा में अपेक्षित वेग घटेगा। ठीक है, तो इसके बीच में भी क्या लिखूंगा मैं, पहले दूरी कम होगी, है, फिर मिल लिए दोनों, मिल लिए, अब क्या मिलके घर नहीं जाएंगे क्या, फिर दोनों अपने विपरीत दिशा में चले गए। तो यहाँ पर फिर बढ़ेगी, फिर दूरी या अपेक्षित दूरी भी लिख सकते हैं, फिर दूरी बढ़ेगी। क्लियर है कहानी। तो ऐसे हम ग्राफ से भी ये सारी चीजें एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेटा अब हम यहाँ पर ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर अपेक्षित वेग की बात करी, वैसे ही हम अपेक्षित त्वरण भी देख सकते हैं। अपेक्षित त्वरण, तो अपेक्षित त्वरण क्या होगा, वो भी V रिलेटिव हो जाएगा और उसे भी हम AA माइनस AB लिख सकते हैं। जैसे अपेक्षित वेग है वैसे अपेक्षित त्वरण भी हो सकता है। हम गति के समीकरण भी लिख सकते हैं, गति के समीकरण भी लिख सकते हैं रिलेटिव के लिए, अपेक्षित गति के लिए। तो गति के समीकरण जो हो जाएंगे, गति के समीकरण, तो यहां पर हम गति के समीकरण में क्या लिख सकते हैं, तो पहला समीकरण V फाइनल, तो जो V रिलेटिव बराबर अपेक्षित प्लस अपेक्षित त्वरण इनटू T। RR क्यों लिख दिया, अपेक्षित, क्यों, क्योंकि अपेक्षित प्रारंभिक दूरी कितनी थी, अपेक्षित प्रारंभिक वेग कितना था, अपेक्षित अंतिम वेग कितना था, अपेक्षित त्वरण कितना था। और इस समय अपेक्षित नहीं होता, समय जो तेरे लिए है वही मेरे लिए है, वही चिंटू के लिए, वही मुन्नी के लिए, वही रामलाल के लिए, समय सबके लिए समान होता है, समय का अपेक्षित कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा समीकरण लिखूं तो लिखूंगा UT प्लस हाफ AR इंटू T का स्क्वायर, और तीसरा समीकरण चाहूं तो VR का स्क्वायर बराबर UR का स्क्वायर प्लस 2AR इंटू S हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम इनका यूज तो बहुत ही कम करेंगे, है ना, हम डायरेक्ट आंसर ही अभी निकाल लेंगे, और इनका इस पे सवाल तो नीट में से बहुत कम ही आया है। लेकिन फिर भी अपेक्षित गति के लिए समीकरण क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको लिखकर बता दिया। चलो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पर एक और प्रकार का छोटा सा सवाल कर लेते हैं। दो बसें A और B समान दिशा में क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकंड तथा 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। A के आपेक्ष B तथा B के आपेक्ष A का वेग ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सा सवाल, जैसा हमने पढ़ा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो बोला है समान दिशा में एक ही साथ, तो ये VA आ गया है हमारे पास 20, ये आ गया है VB 15, तो ये हो जाएगा A का B के आपेक्ष, तो ये VA विद रिस्पेक्ट टू B हो जाएगा, तो VA माइनस VB, तो कितना आ गया, ये हो गया 20 माइनस 15 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही B विद रिस्पेक्ट टू A पूछते तो ये माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कहानी। तो ऐसे हम आसानी से चीजें समझ सकते हैं और कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। ऐसा ही एक और जोरदार जबरदस्त सवाल करते हैं। हाईवे पर है ना, हाईवे पर यहां पर, अच्छा एक छोटा सा करेक्शन करना पड़ेगा बेटा इसमें,
है ना, ये मीटर प्रति सेकंड नहीं किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड। उड़ रही है क्या गाड़ी? चलो भैया, तो चोर पुलिस वाला सवाल करने के लिए तैयार हो, और ऐसा ही सवाल नीट में अभी भी पूछा गया है कुछ ही वर्ष पहले, है ना, पिछले साल भी ऐसा एक सवाल पूछा गया था अपेक्षित गति पर, नीट स्पेशल। देखो आखिरी सवाल है आज की क्लास का, फिर हम क्विज करेंगे और उसके बाद में अगली क्लास में हम इसमें और भी दिलचस्प सवाल करने वाले हैं। सवाल कहता है हाईवे पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिशील पुलिस वन, पुलिस, तो यहाँ पे पुलिस की गाड़ी थी, ठीक है, पुलिस की गाड़ी चल रही है ना, और कितने से चल रही है? 30 किलो। अरे भैया बहुत ही धीरे आराम से, हाँ, तो पुलिस वालों के पास से वो सड़ी गाड़ी होगी। फिर उसके बाद में उसी ही दिशा में 190 किलोमीटर की रफ्तार चाल से उसके आगे जा रहे चोर की कार पर गोली चलाती है। तो यहाँ पे चोर, समझ रहे हो, चोर BMW लेके घूम रहा है, BMW चोरी करके भागा चिंटू की, तो यहाँ पे चिंटू की BMW चोरी करके भागा, पुलिस उसके पीछे भाग रही है, 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो ऐसे तो पुलिस कभी चिंटू की गाड़ी पकड़ ही नहीं पाएगी, BMW लेके भाग जाएगा। 120 190 भयंकर तेज चल रहा है वो। अरे 190 किलोमीटर प्रति घंटा समझते हो ना, है ना, नॉर्मली जो हमारी बस चलती है ना, वो 60 70 80 पे चलती है, 190 बहुत तेज चल रहा है। तो फिर अब क्या करा भाई, उन्होंने बोला कि अब तो हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो उसने बोला कि यदि गोली की नली से निकलने पर चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब यहां से पुलिस वालों ने चला दी एक गोली 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि जो गोली है ना, जो गोली है वह ये 90 होगा बेटा, है ना। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो, क्योंकि ज्यादा तेज चोर को चलाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, सवाल नहीं होगा हमारा। 90 कर लो, हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो इस वजह से मैंने गोली की BMW की रफ्तार थोड़ी कम कर दिया। 190 पे BMW फट जाएगी, है ना, तो 90 पे चलाओ। तो अब आपको ये बताना होगा, आपको ये बताना है सवाल में कि कितने वेग से गोली चोर को लगेगी, ठीक है। तो चोर पुलिस वाले सवाल में क्या कह रहा है हमें कि हाईवे पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिशील पुलिस वाले उसी ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके आगे जा रही चोर की कार पर गोली चलाती है। तो चोर जा रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर बोला है कि यदि गोली की नली से, है ना, गोली निकली भैया नली से 150 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो आपको यह बताना है कि कितने वेग से गोली चोर की गाड़ी में लगेगी। तो देखो बेटा, ये हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ पुलिस दिया हुआ है। अब पुलिस किसके सापेक्ष, 30 किलोमीटर प्रति घंटा किसके सापेक्ष दिया होगा, कोई नहीं देख रहा है, नहीं, ग्राउंड के सापेक्ष, कुछ नहीं बोला, मतलब ग्राउंड के सापेक्ष, ये जमीन के सापेक्ष, जी मतलब ग्राउंड, धरातल। तो धरातल के सापेक्ष यह हमें दिया है, ठीक है। तो ये देखो वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड का वेग तो शून्य नहीं होता है सर। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना दिया हुआ हमें, ये दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, फिर हमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो वो चोर कितने से चल रहा है, C फॉर चोर, तो चोर कितने से चल रहा है, चोर चल रहा है सर यहाँ पे 90 से। तो वेलोसिटी ऑफ चोर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड की वेलोसिटी शून्य होगी, तो यहां पर लिख सकते हैं हम, ये चल रहा है सर 90 किलोमीटर घंटे की चाल से। अब आपको क्या निकालना है कि कितने वेग से गोली चोर को लगेगी, मतलब तुम्हें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू चोर, ये आपको निकालना है। क्यों, क्योंकि चोर को कितने वेग से बुलेट लग रही है, तो वो जगह वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू चोर, बुलेट की रफ्तार चोर के अपेक्ष कितनी होगी, ये निकालना है आपको। तो सर बुलेट की रफ्तार तो हमें 150 दी हुई, तो सर कर लेते हैं, ये हो जाएगा VB बराबर VB विथ रिस्पेक्ट टू C हो जाएगा VB माइनस VC। हाँ, ऐसा मत कर देना बस, नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है हमें, VB दिया हुआ है क्या, VB सर 150 नहीं, VB नहीं दिया है, हमें दिया है वेलोसिटी ऑफ
पुलिस, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस दिया हुआ है हमें, बुलेट की रफ्तार पुलिस के सापेक्ष। क्योंकि अरे यार एक बात बता, अगर पुलिस ने गोली चलाई तो वो तो उसे दिखी ना 150 किलोमीटर प्रति घंटे से जाते भी, जमीन वाले के लिए तो और तेज भागेगी बुलेट। क्यों? क्योंकि अगर एक चलती हुई चीज में से दूसरी चलती हुई चीज को मतलब किसी दूसरी चीज को मैंने गति दी तो मेरा वेग भी तो उसे मिल जाएगा। तो वो अपेक्षित गति से ऐसा समझ सकते हो, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि देख तेरा वेग उसे मिल गया, वो सिक्के वाला एग्जांपल बताया था, तो तेरा वेग उसे मिल गया। तो कैसे मिला? यह वेलोसिटी ऑफ पुलिस, बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस, बी फॉर बुलेट। तो यहां पर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस, ये 150 है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ, ये क्या कुछ नहीं लिख रहा हूं, मतलब ग्राउंड के सापेक्ष हो गया अब ये, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 150 प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। इसलिए मैं बोलता था पहले कि जो तुम्हारी वेलोसिटी उसको मिल गई, कैसे? ऐसे, क्योंकि मुझे अपेक्षित गति पहले से आता था। तो 150 प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है? 30, मतलब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट चल रही है जमीन के सापेक्ष, है ना। तो जमीन के सापेक्ष देख कुछ नहीं है, मतलब ग्राउंड के सापेक्ष, क्योंकि किसी के सापेक्ष नहीं, मतलब जमीन के सापेक्ष देखा है हमने। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट चोर के सापेक्ष जो हो जाएगी वो हो जाएगा 180 माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर 90, मतलब हमारा आंसर आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उसे चोर को जो बुलेट जाकर लगेगी वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगेगी। क्लियर है कहानी? चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। क्विज के रूप में 2 सवाल दे रहा हूं, जल्दी से इनके जवाब बताओ और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास। क्विज का पहला सवाल आपके सामने, जल्दी से इसका जवाब बताओ। रोहित बाबू क्या दिक्कत है? सवाल क्या कह रहा है? चित्र में एक्स दिशा के अनुदिश गति करते हुए कण के लिए समय फलन, मतलब समय का आपको ग्राफ दिया हुआ है, विस्थापन और समय के बीच में फलन रूप में विस्थापन दर्शाया गया है। तो आपको पता है त्वरण शून्य कब होगा? वाह भाई वाह, मौज हो गई। 10 सेकंड का समय, चलो ज्यादा ले लो थोड़ा। एक काम कर रहा हूँ, जो लगा दे रहा हूँ जाके पीछे, जैसे अब तुम तो हम प्रिंट आउट निकालेंगे जाके पीछे आप सेल लगा दिए जाके। चलो भैया, टाइम अप। विस्थापन और समय के ग्राफ में अगर ग्राफ एक सरल रेखा आए, एक्सटी ग्राफ में अगर एक सरल रेखा है मतलब इसका वेग नियत है, और अगर वेग नियत है मतलब त्वरण शून्य है। वेग नियत है मतलब त्वरण शून्य है। तो त्वरण शून्य है तो ए से बी में वेग नियत है, सी से डी में वेग नियत है, मतलब ए से बी में भी है और सी से डी में भी है, मतलब ए और सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बी से सी में ये परवलय बन रहा है, डी से ई में भी परवलय बन रहा है, मतलब कि यह त्वरित गति है। हमने देखा था त्वरित गति में परवलय बनता है, तो त्वरण शून्य नहीं होगा। अगला सवाल, जल्दी से इसका जवाब बताओ। एक कार स्थिर अवस्था में कुछ समय के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत दर से त्वरित है, फिर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत दर से मंदित होकर स्थिर अवस्था में आ जाती है। यदि यह 3 सेकंड के लिए गतिशील है तो इसके द्वारा अधिकतम वेग प्राप्त अधिकतम चाल। अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला। वो यार जो ना है, बात कोई दिक्कत ना है यार। चलो भैया, टाइम अप। Vmax का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने तुम्हें? पहले अल्फा बीटा मतलब त्वरण निकाल लो इसका, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो ये क्या हो गया? अल्फा कितना है सर? 2 इंटू 4 बटा 2 प्लस 4 इंटू समय है 3, तो ये हो जाएगा 8 बटा 6 इंटू 3, ट्रिंग 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 ट्रिंग, मतलब आ गया 4 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है कहानी? चलो, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने अपेक्षित गति ही मेनली पढ़ा, क्योंकि उससे पहले तो हम सवाल ही कर रहे थे ग्राफ वाले। तो अपेक्षित गति में हमने देखा कि वी ए विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी,
और वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे, है ना, हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। और हमें ये भी पता चला कि सर वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होगा वो माइनस वी ए विद रिस्पेक्ट टू जी होगा माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा। तो ए बी माइनस बी ए कर सकते हो आप, है ना। तो ये कैसे सीखा हमने कि किस पर बैठ कर देख रहे हो, किसके आपेक्ष देख रहे हो। मतलब ये ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, मतलब बी पर बैठकर ए को देखा जा रहा है, बी पर बैठकर ए को देखा जा रहा है। इसी प्रकार से b विथ रिस्पेक्ट टू a, है ना, ये क्या लिखा हुआ है b विथ रिस्पेक्ट टू a, मतलब b पर बैठकर, सॉरी b विथ रिस्पेक्ट टू a, मतलब कि a पर बैठकर b को देखा जा रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू जिसके आपेक्ष देखते हैं उस पर बैठ जाते हैं हम। ठीक है, अभी बैठने का चक्कर में और डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। गति के समीकरण पर उदाहरण करे हमने, और सॉरी आरेखीय विश्लेषण पर उदाहरण करे हमने, और अपेक्षित गति पढ़ी। हर बार की तरह होमवर्क आपको ऐप में ही मिल जाएगा बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम अपेक्षित गति पर और वार्तालाप करेंगे और महत्वपूर्ण उदाहरण करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम समतल में गति शुरू करेंगे। तो आज क्लास में इतना ही, जितना पढ़ा रिवाइज कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।